औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पॉडकास्ट विद खावर नईम हाशमी। आज फिर बड़ी आजिज़ी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं जिस मेहमान को आपसे मिलवाने वाला हूं, मैं बिल्कुल सच्चे दिल से कहता हूं कि ये खुद मेरे पसंदीदा अदाकार हैं। स्टेज पर भी मैंने इनको बहुत देखा, बल्कि जिन लोगों को अमानुल्लाह साहब के ज़माने में, तारक जावेद साहब के ज़माने में हम देखने जाया करते थे कि फिल बदी आपको हंसा देते हैं, एंट्री होती है और लोगों के क्या क्या बिखर जाते हैं। उनमें बड़ा एक नाम था हसन मुराद साहब का भी, जो 20 साल की उम्र में इस शोबे में, अदाकारी के शोबे में आए और आते ही अपना मुकाम बनाया, अपनी जगह बनाई। और ये सब कुछ इन्होंने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे किया। किसी ग्रुपिंग का शिकार नहीं हुए, कोई साजिश नहीं की। हुनर, कुदरत ने इनके अंदर एक ताकत बख्शी कि यार लगता तो तू बड़ा संजीदा सा आदमी है चेहरे से, जब कोई हरकत करते हो तो लोगों को हंसा देते हो। इन्होंने 8 साल तक जियो टेलीविजन के प्रोग्राम खबरनाक में 250 मुख्तलिफ किरदार अदा किए। 250 मुख्तलिफ किरदार। खबरनाक जो है, ये ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स का फादर प्रोग्राम, मदर प्रोग्राम आप समझ ले कि ये वो खबरनाक है जिसने ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स की बुनियाद रखी। इन्होंने नईम बुखारी साहब के साथ भी काम किया, आयशा जहांजेब के साथ भी काम किया, मोहसिन जुगनू के साथ भी काम किया। इसके अलावा जीएनएन पर जब ये देखिए, जियो में बंदा काम कर रहा हो और उनके एक बड़े प्रोग्राम में काम कर रहा हो और दूसरे टीवी पे भी वो चला जाए कि जी मैं आपके साथ भी करूंगा लेकिन मैं दूसरा टीवी भी करूंगा। इनको उसी दौरान में जीएनएन नामी टीवी पर भी काम करने का इजाजतनामा मिला था जियो इंतजामिया की तरफ से कि अच्छा जी आपने जीएनएन में काम करना है तो करें, लेकिन आप यहां पर भी काम करते रहें। तो हसन मुराद साहब जो हैं, ये रामगली लाहौर की पैदाइश है। इनका आबाई खानदान तो शायद गुजरावाला से है। गुजरावाला से आपका खानदान का ताल्लुक है, लेकिन आपकी पैदाइश रामगली की है, लाहौर की। लाहौर में तो शहर लाहौर। बचपन में 2 ही शौक थे कि मैंने पहलवान बनना है। अखाड़े में जाते थे और अब तक भी अखाड़े में जाना पसंद करते हैं। मैंने अपने एक दोस्त सहाफी का प्रोग्राम देखा है जो उसने अखाड़े में इनको पहलवानी करते हुए अक्सबंद किया है और उसको अपने टीवी पे चलाया है। और दूसरा इनका शौक क्या था? फिल्में देखना। बचपन ही में, छोटी उम्र में ही फिल्में देखने का शौक जो है वो इनके गले पड़ गया था। अब 3 घंटे की जमाने में फिल्म होती थी, बाज़ फिल्में तो 3.5 घंटे तक की होती थी। अगर आप 3 घंटे की फिल्म देखने जा रहे हैं, 3.5 घंटे की फिल्म देखने जा रहे हैं, तो घर से 5 घंटे गायब रहेंगे। जब घर से 5 घंटे गायब रहेंगे
माँ शायद माफ कर दे, शायद बाप माफ कर दे, लेकिन ये नहीं होता कि माँ बाप इग्नोर कर दे कि बच्चा 5 घंटे से गायब है और इससे कुछ पूछा ना जाए। तो देखिए कितने ज़हीन है कि ये एक फिल्म को 2 किस्तों में देखते थे। मतलब एक फिल्म देखने गए, हाफ टाइम तक देखी है, घर चले गए, फिर 3-4 दिन के बाद मौका मिला, अगला हाफ टाइम जो है फिर दोबारा देख लिए। तो आज हसन मुराद साहब हमारे साथ है, हम आपको वेलकम कहते हैं। मैंने आपका तारुफ कराने में आपका वक्त ज़ाया किया है, क्योंकि नहीं, 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 नहीं। आपका तारुफ जो है वो कराने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको जानते हैं, आप पाकिस्तान के उन फनकारों में शामिल हैं। आपने फिल्मों में भी काम किए, आपकी फिल्में आ भी रही हैं, आपकी संगीता की 2 सीरियल्स आ रही हैं, एक बुल्ले शाह और एक मराव जाने अदा, दोनों में इनका किरदार है। एक फिल्म मैंगो जट आ रही है अबू अलीना की, ये बड़े मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उसमें भी इनका बड़ा किरदार है। गो कि ये कभी हीरो के तौर पे तो सामने नहीं आए, लेकिन इन्होंने कैरेक्टर रोल्स को तरजीह दी। हीरो क्यों नहीं आए? हीरो की तमाम तर सलाहियतों के बावजूद ये कोई वाकया है, ये सुनाना चाहेंगे हमें तो हम सुन लेंगे। तो हम आपकी बातों के लिए तैयार हैं कि आप अपना तारुफ कराएं, कैसे आया, क्या हुआ। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को हसन मुराद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और दूसरा ये कि मैं खावर भाई का बेहद मशकूर हूँ, और जिन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैं सर के बल यहाँ पे हाजिर हुआ, और मेरी एक बड़ी दरीना ख्वाहिश पूरी हुई कि मैं इनके प्रोग्राम में हाजिर हूँ और इनसे बातचीत करने का शर्फ मुझे हासिल हो। तो वो अल्लाह पाक ने करम किया। तो खावर नईम हाशमी साहब ने इतना कुछ मेरे बारे में कहा कि सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेरे लिए ये लम्हा बहुत भारी होता है जब कोई मेरे मुतल्लिक़ कोई बात कर रहा हो। तो लेकिन मैं बड़ी ही आज़ी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ मशकूर हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लिया और मेरे बारे डिस्कस की। तो बाकी कुछ बातें हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। तो खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलवाया। आपकी कौन कौन सी फिल्में ज़ेर तकमील हैं इस वक्त? जी हाँ, ज़ेर तकमील फ़िल्मों में इस वक्त जो प्रोसेस में है, जिनका शूट कंप्लीट हो चुका हुआ, वो तो मैंगो जट है, जिसके डायरेक्टर अबू लिहा साहब हैं और प्रोड्यूसर हैं उसकी रहीम फारूक साहबा, जो कि हमारी सुपरस्टार है टेलीविज़न की, और फैसल कुरैशी उसमें हीरो हैं। और उसमें मैं रहीम फारूक, और उसमें मैं रहीम फारूक के वालिद का किरदार कर रहा हूँ मैंगो जट में। और दूसरी है जूनियर नंबरदार, ये एक टाइटल फिल्म है, जूनियर नंबरदार का किरदार कर रहा हूँ, वो भी तकरीबन शूट उसकी कंप्लीट है, बाकी पोस्ट पे है। तो इंशाल्लाह ये 2 फिल्में अच्छी हैं जो आने वाली हैं। और आपने भी कहा कि एज ए हीरो फिल्मों में, तो पहली फिल्म मेरी क़यामत से क़यामत तक थी, जो कि हमारे सुपरस्टार अजब गुल साहब की भी पहली फिल्म थी और मेरी भी पहली फिल्म थी। तो उसमें मुझे सेकंड हीरो का किरदार था। वो फ़िल्म सुपर हिट हुई और उसके बाद मुझे तकरीबन 10-12 फ़िल्में एज़ ए हीरो कास्ट हुई, जिसमें पहली एज़ ए हीरो मेरी जांगलूस फ़िल्म लगी, और उसके बाद काउंसलर लगी, फिर असलहा लगी, और फिर ज़हरीले, और इस तरह ये फ़िल्में 10 में से वो 5-6 फ़िल्में मैंने एज़ ए हीरो की। और जिसमें मद्दे मुकाबिल जो हीरोइन थी वो रीमा जी थी एक फ़िल्म में शाहिदा मिल्ली जी थी, और एक फ़िल्म में वन साइडेड मोहब्बत थी, बाबरा शरीफ साहबा का वो किरदार वो कर रही थी। तो इसी तरह फिर स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स की और बहुत सारी फ़िल्में की। 100 के करीब आपने फिल्में हाँ, की हैं। तकरीबन 100 सौ के सौ करीब। फिल्में बहुत होती हैं और बड़े सानवी किरदार आपने ने किया, जी हाँ। वो मजबूत किरदार अदा हाँ किए जी, वो उसमें। चूँकि मेरे बारे में ऐसा गुमान किया जाता था राइटर्स का, डायरेक्टर का, कि जो फ़िल्म में एक परफ़ॉर्मेंस वाला किरदार होता है, जिस पे स्क्रिप्ट का जो बेस्ड करैक्टर होता है ना,
तो वो मुझे भी शौक था कि इस किस्म के, यानी कि मैंने उस एज में 20-22 साल की एज में कोई 60-60 साल 70-70 साल के ओल्ड कैरेक्टर्स भी किए मैंने। पीटीवी वालों ने कभी आपको आ, उसमें पीटीवी का कोई कसूर नहीं है, मेरी ही कमियां रह गई, क्योंकि मैं अंदरून शहर की जंपल पहलवानी का शौक और अड़े किधर चलना है यार गल सुन किधरों आए वो पंजाबी जे बंदे। पीटीवी में उस वक्त तलफ़ुज़ का बहुत ख्याल किया जाता था, उर्दू बड़ी नफीस होनी चाहिए, एजुकेशन वो होनी चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे मामला थे जो मुझ में नहीं थे। लेकिन अब जाकर मैं समझता हूँ कि जब वो प्रैक्टिस के साथ मैंने उसको अचीव किया, कोशिश की, उस्तादों से तलफ़ुज़ के बारे में पूछा, डिलीवरी के बारे में पूछा और बहुत सी चीज़ें जो बंदा सीखता है, तो जब वो सारा सिखलाई का अमल जारी रहने के बाद कुछ थोड़ा बहुत हम लायक हुए, तो उस वक्त वो मामला ही कुछ और हो गए। फिर प्राइवेट चैनल्स पे बहुत काम किया। आपने पूरी पूरी दुनिया में परफॉर्म किया? जी जी। किस किस मुल्क में गए, और कोई किसी मुल्क में कोई वाकया पेश आया हो साथियों के साथ या शायकीन के साथ है या कोई वाकया? जी जी, वाकया तो बहुत है, जिंदगी भरी पड़ी हुई। आप कुछ ऐसी हरकतें करें, मेरा ख्याल है, या जिस्मानी तौर पे करें या जुबानी करें कि लोग आप लोगों को पता लगे यार लाफ्टर कोई गल नहीं वाला ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं सिर्फ है कि मैं चूंकि बेसिकली नहीं भाई एक संजीदा आदमी हूँ, जो मैंने खुद को फील किया, लेकिन जब मैं कॉमेडी कर रहा होता ना, तो इसमें जो बात, एक राज की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने हमेशा, मैं बेसिकली कॉमेडियन नहीं हूँ। शुरू में शौक था कि पियानो पे हाथ रख के, जुबैदा तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा प्लीज। और जब मैं यहाँ पे आया, फिर स्टेज के हवाले से इतने जुड़ता मानुल्लाह साहब पखे पे, इतने तारिक जावेद साहब कॉमेडी होते, तो मुझे बड़ा टाइम लगा। फिर मैंने ये किया, उस्तादों से सीखा कि मैं कॉमेडी करैक्टर को कंसीव करता हूँ, वो करैक्टर कॉमेडी कर रहा होता है। जैसे कि अभी जियो के प्रोग्राम में आपने हवाला दिया खबरनाक के लिए, तो खबरनाक में ये जो 250 करैक्टर्स मुझसे सरजदी हो गया, समझ लीजिए कि मैं तो इतना कभी सोच नहीं सकता, या मेरी जुर्रत नहीं है। लेकिन ये था कि उसमें पॉइंटर्स होते थे, और वीक में 4 प्रोग्राम्स होते थे, और 2 पॉइंटर्स होते थे, तो यानी कि पर डे के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 करैक्टर मुझे करना होते थे, ये मेरी जॉब में शामिल होता था, और 4 शोज़ में ये एक वीक में बन जाते थे 8 करैक्टर्स। तब आप देख लीजिए कि 8 साल 9 साल किया, वो उसको कैलकुलेट कर लिए। तो वो एडिटर ने मुझे बताया एक दिन कि भाई हसन भाई, आपको पता है कि आपके कितने आपने करैक्टर्स कर लिए? तो मैंने कहा भाई मैंने तो कभी सोचा नहीं, तो कभी गिना भी नहीं, मैं तो जो हुक्म होता है वो कर लेता हूँ। वो कह रहा है कि तकरीबन आपके को 250 करैक्टर्स हो गए हुए हैं एक प्रोग्राम में। अच्छा, ये ना जियो टीम भी बड़ी हैरान होती थी, जैसे हमारे जिशान हुसैन साहब और जो दूसरी टीम थी, अली भाई, अली मीर साहब का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा, आशा जहां ज़ेब साहबा, और ये सब हमारी अली मीर साहब का मैं भी बहुत उनका प्रस्तार हूँ, बहुत बड़ा एक्टर है वो सर है? मैं, मेरे तो वो मुर्शद है, मैं सीरियसली मुर्शद मैं इस ज़िम्मन में कहता हूँ कि इतना अच्छा, इतना दरवेश सिफ्त इंसान, कि मेरी ख्वाहिश रही कि मैं इन जैसा आम जिंदगी में हो सकूं, इतने पुरसकून। बल्कि मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा चेंज आया उनकी सोबत में रह के। जिस तरह मैंने उनको देखा, बहुत देखा, बहुत मेरे साथ एक अदारे में काम करते रहे, हम इकट्ठे ही काम करते रहे। तो जब हमारे फ्लोर पे आते थे तो एंटर होते थे तो उनकी नजरें झुकी होती थी, अपना काम करते थे, झुकी हुई नजरों से वापस चले जाते थे, ना किसी से सलाम ना दुआ। वो जैसे एक शर्मीला सा आदमी होता है ना, तब शर्म दी इंतहा है कि जिन तक ब्याह ही नहीं किया, अब तक आज के दिन तक नहीं किया। अच्छा, हालांकि माशाल्लाह एक स्टेब्लिश आर्टिस्ट, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और पता नहीं कौन कौन से सदारती अवार्ड लिए, एक नाम रोशन किया, पैसे भी हैं, फेम भी है, जवानी भी है, खूबसूरती भी है, लेकिन शर्मीलेपन की ये इंतहा आज तक शादी के लिए हामी नहीं मिली। तो बहरहाल अब एक न्यूज़ आपको बता दूं कि अब उनका इरादा हो चुका हुआ है,
बन चुका हुआ है, और अब इंशाल्लाह और ताला हो आपको सकता है कि आपको इस साल आपको शादी हो जाए उनकी। आपको पता होगा, डेफिनेटली आपके बहुत करीबी दोस्त है कि जी हाँ। उनकी शादी किन के साथ होने वाली है, ये तो पता ना आप? नहीं अभी बता दो यार। ये खबर ब्रेक कर दे। ये खबर ब्रेक हैं? मैं बड़ी माजरत के को मुझे पता होता अगर नहीं तो वो मैं माइंड जरूर, ना करें। नहीं मुझे पता होता मैं जरूर करता, अच्छा, लेकिन इसका ये खबर में मतलब ब्रेक फैमिली में कर रहे हैं। जी ये फैमिली में, फैमिली में हो रही फैमिली है। में हाँ, फैमिली। शुक्र है अल्लाह पाक दा कि फैमिली हो तो रही है शादी। तो वो ये मैं इतनी ब्रेक की है कि इंशाल्लाह ताला इस साल में उनकी शादी हो जाएगी। अच्छा वो अब ये जो परेशानी होती थी ना, क्योंकि कितने कैरेक्टर्स, और मैं खुद परेशान होता था क्योंकि मैंने सीनियर्स को इतना ऑब्जर्व किया है, मैंने अपने सीनियर्स को, कि मैं सिर्फ उनको हल्का सा ना, मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मैंने अपने सीनियर्स से जो सीखा बस उसको पेश करता रहा, वही कैरेक्टर्स बनते रहे। यानी कि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे टेलीविजन पे वो फनकार हैं उस दहाई में खास तौर पे, कि हर बंदा एक यूनिवर्सिटी, एक एकेडमी है। जैसे कि एम इस्माइल साहब, अजमल खान साहब, माजरत चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो हमारी यंग जनरेशन तो बिल्कुल जानती नहीं उन नामों। तालिश साहब हैं, आगा ताली साहब हैं, पापा अलाउद्दीन साहब हैं, मुनव्वर ज़रीफ साहब हैं, एजाज साहब हैं, हबीब साहब हैं, यूसुफ खान साहब हैं, अकमल खान साहब हैं, शेख इकबाल साहब हैं, मजहर शाह साहब हैं, सावंत साहब हैं, असद बुखारी साहब हैं, रंगीला साहब, जुल्फी साहब, खलीफा नसीर साहब, कोई एक आसम शाह साहब, और अभी तो वो हमारी जो बहनें हैं वो बड़ी, वो हीरोइनें जो हैं उनमें से बहुत सारी दुनिया से चली गई, और कुछ हमारे बीच में अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी तंदुरुस्त सबिया और सबिया खानम साहिबा, वो बहरहाल एक उस टाइप लंबी की। लिस्ट है। तो अब ये देख लीजिए कि उन करेक्टर्स को अगर आप थोड़ा थोड़ा भी छुएं उनके काम को, तो ये उम्र बड़ी कम है और काम इतना उन लोगों ने किया हुआ। तो मेरे लिए कभी कोई मुश्किल नहीं आई, यानी कि बाद दफा मैं करेक्टर आता था ना जियो में, इसका अभी मैं काट रहा हूँ बात आपकी, जी। मुझे आपने कहा कि लोग चले गए, जैसे मुसर्रत नजीर साहबा कुछ जी साल पहले आई थी पाकिस्तान में, जी जी पीटीवी के लिए गाने का, एक अदाकारा हुस्ना होती थी। जी जी इस टाइप की बाद एक्ट्रेस हैं बैरून ममालिक अपने बच्चों के पास रह रही हैं, जिंदा है। तो मेरा ख्याल में हमें अपने इस प्रोग्राम में हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो दिलानी चाहिए कि ऐसी लेजेंड जो मेल फीमेल आर्टिस्ट है और पाकिस्तान में नहीं है, दूसरे मुल्कों में है, जैसे कवि साहब अकेले तन्हाई में मरे, और कई लोग, अली इजाज साहब के साथ भी ट्रेजेडी हुई। तो ऐसे जो लेजेंडरी लोग हैं, इनको हुकूमती अखराजात पे पाकिस्तान बुलाकर इनकी पजीराई जो है वो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई। अभी तो मुल्क से बाहर है ना, ठीक ना, वो लोग यहाँ पे अभी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, मैं नहीं भाई एक बात जरूर शेयर करनी चाहूंगा कि इन फनकारों ने क्या कुछ नहीं दिया। यानी कि मैंने जिस दिन अजमल खान साहब जो कि हीर रांझा में जिन्होंने कैदों का करेक्टर किया, मैं बड़े सालों की बात है, वो हयात थे और आखिरी अयाम में वो फिल्मों में काम कर रहे थे। तो एक दिन ना मैं मोर समनाबाद खड़ा हुआ, तो मैंने हम लोग ना वो बर्गर वहाँ से ले रहे थे, तो मेरा ध्यान पड़ा, एक वैगन आके वहाँ पे रुकी, 9 नंबर वैगन जो शाहनूर से लक्ष्मी चौक स्टेशन जाती थी, उसमें मैंने एक बंदे को देखा, मुझे थोड़ी सी उनकी ना यहाँ साइड नजर आई और वो मुंह को ना ऐसे किया हुआ। तो खैर मैं नजदीक जाके देखा तो वो अजमल खान साहब थे। अजमल खान साहब को जब मैंने देखा तो मेरा बड़ा दिल भर आया। मैंने कहा यार ये इतने लेजेंड, इतने बड़े फनकार। आपकी बात वैगन वाली की मैं तईद करता हूं। मैं अजमल खान साहब को बहुत एडमायर करता था। अजमल खान साहब जो है फिरोजपुर रोड पे पिछड़े से पीछे कोई एरिया है, चुंगी के करीब करीब बड़ा मशहूर एक एरिया है, वहां इनका घर भी गया। वो वहां से वैगन में बैठ के आते थे और मुझे पता होता था कि इनके आने का टाइम है। जब वैगन इछरे मोड़ पे रुकती थी, हम इछरे रहा करते थे, तो मैं वैगन में सवार हो जाता था
कि अगले स्टेशन तक मैं मैं इनके अजमल साथ- साहब के साथ वक्त गुजारूंगा। जी हाँ। मतलब इतने इतना ऐसा ही हुआ कि मैं भी वो मोरसम नवाज से मैंने सब कुछ छोड़ा, मैं वैगन में बैठ गया वो उनके दो साथ। वैगने बदलते होंगे, वो इतना बड़ा एक्टर जी हाँ, है। लक्ष्मी चौक में उनके साथ उतरा, मेरी रास्ते में उनसे बातचीत भी हुई। अच्छा, तो मैं अब ये जो वक्त है, अब अजमल खान साहब के बारे में जो मैंने सुना, और बड़ी ऑथेंटिक बात मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने देखा भी, अजमल खान साहब का वो टाइम तो मैं नहीं देख सका जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा हुआ है कि अजमल खान साहब बग्गी पे आया करते थे और एक बाज उनके हाथ पे होता था और दुनिया देखती थी जब वो घर से निकल के स्टूडियो आते थे। अच्छा, लेकिन जो वाकया मैं यहाँ पे एक बयान करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक फिल्म बनी जिसका नाम था भवानी जंक्शन, स्टूडियो में, ये इटली से कोई, वो नीलो ने जिसमें पहली दफा काम किया, हाँ शायद कुछ आर्टिस्टों ने वो, नीलो हाँ, ने जी किया जी, था। रेलवे स्टेशन लाहौर पे उसकी हाँ, वो शूटिंग हुई। इटली की वो जी हाँ, डायरेक्टर्स थे और एक्टर्स थे, वो आए। बाकी फिल्म इंडिया में बनी थी, क्या जी, वजूहत थे उनमें। तो यहाँ पे एक करेक्टर में उन्होंने अजमल खान साहब को कास्ट किया जो कि विलन का करेक्टर था। और ये तारीखी बात है कि जब उस फिल्म के हीरो और अजमल खान साहब का कंबाइंड एक सीन था और एक शॉट बना कि जो आमने सामने उनका शॉट था, और जिसमें वो जुमला बोलते हैं तो अजमल खान साहब गुस्से से उनकी तरफ देखते हैं और फिर उनका जुमला है। ये शॉट बहुत मर्तबा रिटेक हुआ क्योंकि जब वो हीरो जुमला बोलते थे, अजमल खान साहब उनकी तरफ देखते थे रिएक्शन में गुस्से के साथ, वो अगली अपनी लाइन भूल जाता था। एक दफ़ा कट हुआ, 2 दफ़ा कट हुआ, 3 दफ़ा कट हुआ, 27 मरतबा वो शॉट रिटेक हुआ। फिर डायरेक्टर उस एक्टर को लेके, वो एक्टर ने खुद कहा, हीरो ने, वो साइड पे ले गए और साइड पे ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। बात क्या, वजह क्या? कहता है जब मैं इनको जुमला कहता हूँ, ये मेरी तरफ देखते हैं, इनकी आंखों से मुझे कुछ ऐसे शोले 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 निकलते हुए नजर आते हैं, तो मैं आगे बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, तो प्लीज ये कट टू कट कर ले, मैं नहीं ये शॉट दे सकता। तो वो कट टू कट वो हुआ। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि ये नहीं कि वो हवा थे या डराते थे, वो इस कदर करेक्टर में अपने इन्वॉल्व थे और ऐसा एक्सप्रेशन था उनका कि वो सिलसिला होता रहा। अब यह है कि वो अजमल खान साहब चूंकि वो उस प्रोडक्शन के बहुत चहीते थे और वो मानते थे उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी फनी सलाहियतों को, तो उन्होंने ऑफर किया कि जी आप हमारे साथ हॉलीवुड चलें, हम आपको वहाँ पे पासपोर्ट देंगे, सेटल करेंगे, आप वहाँ पे काम करें। अजमल खान साहब भी तैयार हो गए, जहन उनका भी बन गया। अब फिल्म का शूट खत्म हुआ, इनका पासपोर्ट ये वो सारा कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन इनकी कंप्लीट करके अब ये एयरपोर्ट पे गए हैं जाने के लिए हॉलीवुड, अमेरिका। तो इंडस्ट्री को पता चला, उसके कुछ मोतबर जो हमारे उस वक्त के थे, लाला सदीर साहब और अलियास कश्मीरी साहब और दूसरे तीसरे जितने फनकार हीरो थे, ये काफ़ी लोग ने एयरपोर्ट पे मौजूद। तो इन्होंने एयरपोर्ट पे उनसे कहा कि आप हम लोगों को यकीन करके जा दें, आप अगर चले गए तो हम पीछे क्या करेंगे। और किस्सा मुख्तसर ये कि इतना जज्बाती वहाँ पे मंजर हुआ एयरपोर्ट पे कि अजमल खान साहब ने हॉलीवुड की उस टीम से, इटली की उस टीम से माजरत की और वहीं पे अपना पासपोर्ट फाड़ा और वापस उन फनकारों के साथ वो पाकिस्तान फिल्म देखिए, इंडस्ट्री मैं में ये देखता हूँ वापस कि आए। हम प्री पार्टीशन की फिल्में, हमारे जो जो अजमल खान साहब हैं या एम इस्माइल साहब हैं, शेख इकबाल साहब भी हैं, और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आए। तो इनकी जब मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ, नेट पे मौजूद हैं या इनका मवाद मेरे पास जो पड़ा हुआ है, मैंने बहुत सा शौक है चूँकि मुझे फिल्म लाइन के बारे में, माजी के बारे में, फिल्म का आगाज़ कैसे हुआ, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मेरा। तो मैं देखता हूँ कि इंडिया में फिल्म बनती है खजांची। जी जब उस फिल्म स्टार्ट होती है और टाइटल स्टार्ट होते हैं उसके, तो पहला नाम हीरो हीरोइन का नहीं है, एम इस्माइल का है। हाँ, यमला जट फिल्म देखेंगे, हीरो हीरोइन के नाम बाद में आएंगे और पहले जनाब अजमल खान का नाम आ जाएगा। तो इस तरह अब देखे ना फिर कि जब कमर्शियलिज्म आया, क्या ये जो पाकिस्तान में फिरदौस और एजाज की हीर रांझा है, इसकी जो कास्ट है, इसमें पहला नाम
जो है वो अजमल खान साहब का नहीं होना चाहिए था, हाँ, इधर उस वक्त एक्टर का नाम जी होना जी चाहिए था। जी जी बिल्कुल। उसमें ना उस वक्त तक ये और एक ऐसा आ गया था कि जब ये जो सीरीज जैसे और आगा तालिश और लियाज कश्मीरी और पापा लाउद्दीन और अजमल खान साहब, ये और में ये एक रिस्पेक्ट इन्होंने दी, और शुरू में वो एज ए हीरो। मैं सर नईम साहब बात ये कर रहा हूँ कि इतना बड़ा, जिसने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, कि एक सुनहरी मुस्तकबिल जो कि हर एक अदाकार की एक मंजिल होती है, एक मिराज होती है कि वो वहाँ तक पहुँचे, और उस फनकार ने उस वक्त उसको ठोकर मारी और अपने पाकिस्तान को तरजीह दी। और यहाँ पे क्या हुआ, बात शुरू हुई थी कि हम उनकी कदर के मामले में, तो वो वैगन पे सफ़र किया करते थे। बहरहाल ओम प्रकाश साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे इंडियन फनकार हैं, लाहौर के ही हैं, वो पंजाबी हैं। उनके इंटरव्यू में वो सब बातें वो बता रहे थे, लेकिन लास्ट पे उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि यूं तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े फनकार हैं, ओम प्रकाश साहब ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास अजमल खान नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। तो अब ये जुमले कौन से फनकार के लिए सुनने को आपको मिलते असल में वह सब आपने सोशल मीडिया पर भी प्रोग्राम किए जो जी। बहुत पसंद किए गए। एक पंजाबी पांडा जी चला और बहुत पॉपुलर हुआ, फिर अचानक वो बंद हो गया किसी वजह से। आपने मेरी उस एक दुखती लग पे हाथ रख रहे हैं, एक जो बाल वाला भी बाल वाला भी चैनल। ये एक्चुअली ना मैंने सोशल मीडिया पे जब नहीं भाई काम शुरू किया ना, तो पहला प्रोग्राम था मेरा हसन मुराद के चैनल का नाम था, और उस पे मैंने ये इंटरव्यूज वगैरह, जिस तरह आज मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर हूँ, और बहुत खुशकिस्मती मेरी। तो इसी तरह मैंने ये ख्वाहिश मैंने खुद से सोचा कि मैं अपने लेजेंड को, अपने उन फनकारों को कैप्चर करूँ, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था कि मैं आर्टिस्टों के बारे में जानूँ, और मैं अपने सीनियर से मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में पूछता हूँ, जैसे अजमल खान साहब की बहुत सारी बातें कि एक एक रात का प्रोग्राम आप पूरा करें ना तो एक एक्टर ख़त्म ना हो, मुझे उनकी इतनी बातें, उनके काम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पता है, जो सीनियर से मैंने सुनी है और शौक। तो मैंने कोशिश की कि मैं क्यों ना खुद अब ये काम कर रहा हूँ, तो मैं इनको ना महफूज करूँ किसी तरीके से, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज, इनका जो इनके बारे में है, ताकि वो नेट पे आ जाए। बहरहाल इसी ज़िम्न में मैंने ये प्रोग्राम हसन मुराद, जो चैनल मेरे का नाम था, वहाँ पे मैंने ये इंटरव्यू शुरू किया। उसमें अब भी वो चैनल मेरा हैक हो गया, मुझसे छिन गया, बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। बहरहाल अब ये है कि उस चैनल का नाम जिन्होंने वो हैक किया, उन्होंने उसका नाम पंजाबी पांडा रख दिया, और वो अब भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। अच्छा। और उसे अगर आप विज़िट करें तो उसको मेरी इस बात को आप महसूस करेंगे कि भी वो सारा उसमें महफूज है बहुत हद तक। तो उसके बाद एक बाल वाला प्रोग्राम था, वो ज़ीशान हुसैन साहब उस प्रोग्राम के एंकर थे, वो भी मेरा ही प्रोग्राम था। तो ये दोनों प्रोग्राम बहरहाल मुझसे छिन गए। अब मैं इंशाअल्लाह ताला नए अच्छा, सिरे से। मैं तो नहीं आपको, मैं तो आपको एक आर्टिस्ट, एक फनकार समझता हूँ, कॉमेडियन नहीं समझता, लेकिन आप कॉमेडियन के तौर पे आपको पजीराई मिली, जी बहुत मिली। मिली ना? जी जी। तो आप स्टेज के और फिल्म के या दूसरे शोबों के किस किस कॉमेडी परफॉर्मर से मुतासर हैं, जी जी जिनको आप खुद देख के एंजॉय करते हैं? मेरा जो क्रश है ना, वो है मुनव्वर ज़रीफ साहब, जो पहले वो बचपन में जब मुझे सेंस भी नहीं थी बिल्कुल, फिल्म दी, यानी कि मैं इनकी फिल्में देखा करता था, और मेरी बहुत छोटे होते हुए एक इनसे मुलाकात भी है, बड़ी दिलचस्प मुलाकात है। लेकिन चीज़ें बहुत सी हैं, प्रोग्राम के वक्त चूंकि नहीं आप बोलते रहे। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब मेरे क्रश, और आज तक। उसके बाद उनकी झलक जिस जिसमें नजर आई, वो मुझे छूते थे, क्योंकि मैं समझता हूँ नहीं भाई कि कुछ फनकार होते हैं जो दिलों पे राज करते हैं, कुछ फनकार होते हैं जो जहन पे राज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फनकार हैं जो रूह में सरायत कर जाते हैं। मुनव्वर ज़रीफ साहब, या जिन फनकारों का मैंने ये नाम ले रहा हूँ, ये वो फनकार हैं जो मेरी रूह से निकल नहीं सकते, या किसी की भी जो रंगीला को भी सर रंगीला साहब, अब मेरा ना एकदम से वो अजीब सा मुझे फील हुआ कि रंगीला साहब उसमें
मासी खाओ तेनों मैं क्या खाता हूं। अब कहते हैं ना कि वो फनकार थे कि जो जिनके अपीयरेंस ही होती थी तो हंसी छूट जाती थी। अब मनवर शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि ये ठा धोनी जो होते हैं ना, ये फास्ट टेम्पो के फनकार थे ये उस दौर में, कि फिल्म की अगर लय चल रही है ना यूं कि ये लय चल रही है, अमूमन इस लय पे फिल्में चलती थी, तो जब मुनव्वर साहब एंटर होते थे ना तो ये लय डबल हो जाती थी। ये जैसे ही फ्रेम में इन हुए तो फिल्म का टेम्पो ही कुछ और हो गया, जैसे ही ये फ्रेम से निकले गिरबक छल्लो नार दामन चखड़ चुल्ला बुआ खोल के देखे अंदर कुक्कड़ कल्ला गिरबक छल्लो नार दामन मान के कज्जल पांडे टीडे सावल वो आगे बदल। अब कहां बात हो रही है, रानू किथे चली है, मैं जड़ी तेनों पे गल करना, देख चौधरियां का मुंडा तेनों देख ना लगे गिरबक छल्लो नार। अब कितना फर्क है। वो ऐसे लगता था जैसे कोई पता नहीं क्या हो गया। अब ये फनकार कहाँ है, और खास तौर पे नईम भाई, जे आपने सोचा होगा कि हसन मुराद आएगा आपको हंसाएगा या मैं आपको कॉमेडी बातें सुनाऊंगा, इस दिल में ये मेरे साथ हुआ ही ऐसा है कि जो मैं करना चाह रहा था ना वो नहीं कर सका, जुगता हाथ से, वो अभी ये कर रहा हूं, वो होता है, वो चलता है। लेकिन असल में हसन मुराद क्या महसूस करता है या क्या उसने सीखा, वो आज तक मैं बयां कर ही नहीं सका, मैं ना अपनी परफॉर्मेंस में कर सका। अभी तो ये 200-250 करेक्टर जिसका जिक्र हुआ खबरनाक में, वो क्या होता था कि मुझे कोई करेक्टर मतलब आपकी जो फनी सलाहियतें हैं उनमें जो कमर्शियल पहलू लोगों को नजर आया वो इस्तेमाल किया, और आपके अंदर का फनकार जो जागना चाहता है उसे सुला दिया, मौका ही नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ये मेरी बेबसी समझ लीजिए। बहरहाल अल्लाह पाक जो करते हैं बेहतर करते हैं, मैं कोई नाशुक्री नहीं करता। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कुछ दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, और आज भी अल्लाह पाक का बड़ा करम है। मैं बेहद अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। तौबा नौज़ुबिल्लाह, मैं ये नाशुक्री नहीं है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक कसक सी बेफजूल सी होती ना इंसानी जुल्लत में, आप कह लीजिए, तो वो बीच में ही रह गई कॉमेडी बस। अब मुनव्वर शरीफ साहब के बारे में जब मैं सोचता हूँ ना, या अब आप पुरानी पंजाबी फिल्म देखिए, यहाँ पे फिल्म मर चुकी हुई है, टेलीविजन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन पहली फिल्म अगर आपको मैं सुनाऊं तो पहली फिल्म में अब इजाज साहब हैं या हबीब साहब है, एक नरम गोशा अदाकार हैं, यानी कि फिल्म में क्या कैरेक्टराइजेशन होती थी, और अपने अपने सुर और खर्च पे सब फनकार बोला करते थे। अब का आप काम देख लें, फिल्म देख लें और टेलीविजन देख लें, आपको ऐसे लगेगा जैसे एक सब फनकारों का, वो बेटी का किरदार कर रही है, वो हीरोइन है, वो हीरो है, वो बाप है, वो परचून वाला है, वो रेडी वाला है, सबका खर्च दिलीप साहब वाला है। नेचुरल परफॉर्मेंस के चक्कर में पड़ के मुझे नहीं समझ आती कि हर बंदा अगर नेचुरल बोलेगा तो इसी तरह बोलेगा। गुलकारी के मैदान में आपने कोई, हाँ, मैं सॉरी, माजरत के साथ मैं ये बात जो मेरे दिल में आज मुझे कर लेने दीजिए आपके शो में। तो जैसे हम लोग फिल्म देखा करते थे ना, मैं अपनी आने वाली जनरेशन को भी, और जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, बल्कि नईम भाई का जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर ये कहूँगा कि फिल्म का जो हमारी मर गई है, मेरा शौक फिल्म, मेरा क्रश फिल्म, और मैं आज काम नहीं कर पा रहा चूंकि काम हो ही नहीं रहा, उसकी बेसिक वजह जो मुझे समझ आती है कि करेक्टराइजेशन में जो परफॉर्मेंस है ना, वो अब की जो फिल्मों में सब एक सुर और एक खर्च पे काम कर रहे हैं। मैं टेलीविजन पे जितने सीरियल देख रहा हूँ सब में वही परफॉर्मेंस है, शक्लें चेंज हैं, कपड़े चेंज हैं, कहानी एक है, परफॉर्मेंस एक है। यानी कि पहली फिल्म, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि हीरो अब इजाज साहब मिठे वो कितने चली गए, वे गलते सुन सुनी है, वही ऐसी रास्ते जो खलोती हैं, तू साड़ी कलर ध्यान ही नहीं देती। यानी कि ये उनका खर्च चल रहा है। मुनव्वर शरीफ कितने चली है, क्या तेरा मुंह है जिਵੇਂ छोटी हम भी हूं। अब ये है, और सुधीर, मैं क्या गल सुना, ओए इधर चली इधर ते अभी, यानी कि ये एक और टाइम सुधीर साहब का क्या स्टाइल था, ओए मेरी माँ का दुपट्टा वापस कर दे, यानी वो जंगजू लौट मतलब लौट वो देखिए हुए, यानी कि उनका सुर अपना, एम इस्माइल साहब का सुर अपना, शेख इकबाल साहब वह तेन अड्डन पत्तियां केड़ियां, यानी कि वो एक क्या एक एक जुमले में वेरिएशन।
अब फिल्म में, अब यहाँ टेलीविजन पे, अब इंडिया की फिल्में देख लें, अरे क्या है, कौन आया, एक आवाज ये आ रही है, हरियाणा किसमें था भाई, हम आए हैं, एक तो कर्ज ये चल रहा है, अरे पुष्पा दुर्गा ही है, अरे इंदर आओ ना बिटिया, कहाँ थे इतने सालों से रह गई। अब ये कहाँ चली गई चीजें। अब एक मोहल्ले में रहते हैं हम, एक घर में रहते हैं हम, भाइयों में, मेरे सगे भाइयों में कोई ऊंचा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई अपना अपना। घर च भी कॉमेडी होती कि नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होती। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਬੇਸੁਰਾ ਆਦਮੀ ਆ कि मैं कभी बाथरूम च भी नहीं गुनगुनाया। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुम चाहते हो कि सारे मेरे नफरत करन? नहीं नहीं नहीं, हाँ, लोग हंसेंगे यार ते अब गल्लां ते बड़ियां करदा फिटे मुंह, आपे नु पता ही कोई नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया हसन मुराद आपका, बहुत आप तशरीफ लाए सर, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार है। हम दोबारा आपको बुलवाएंगे। बहुत मैं खादिम हूँ, मैं हमेशा हाजिर हूँ। एक कॉमेडी की बात है, चलते चलते एक टूर कर रहे थे हम बाहर ना, इंग्लैंड और यूरोप का, तो जावेद कोटू साहब ये उस वक्त बड़े एक्टिव थे, और हम लोग ना एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो लोकल जो ट्रेन होती तो उसमें ना एक खूबसूरत सी मेम अंग्रेज नी गोरी चढ़ी, और उन्हें उन सारी टीम असी बैठे से सारी ट्रेन ही वो मुतवज्जो हुई, बहुत खूबसूरत सी, ते कोडू साहब भी इंज करके ना चेक के ने, ते उन्हें ना जिसले एक नज़र देख के ते वो कोडू ने अट्रैक्ट किया, तो कोडू ने ना हेलो हाय उन्हें किया, ते कोडू भी बड़ा प्राउड के दिखे, मेरे हाथ मिला कि मेरे हाथ किसी और नाल नहीं मिलाया, उन्हें इतों तक कि वो फ्रैंक हो गए ना, कोडू ने चुक लिया, गोद च उठा लिया, और वो आशा खेडा करन तो बाद बिठा के तो अपना स्टाफ आया उतर गई, तो कोडू ऐ हुंदी जे पर्सनल वेख्या जी उस्ताद जी, ऐ हुंदा जी, देखो फनकार लगदी भी आई है, हालांकि जमान नहीं जानदी, उन्हें पता क्या फनकार है। वो करन तो बाद, उस तो बाद उन्हें किसी गल की जेब च हथ मारिया तो फोन ही कोई नहीं, हथ मारिया तो पर्स ही कोई नहीं, वो जेब कुतरी सी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। नाजरीन, जाते जाते आपसे गुजारिश है, खबर नईम हाशमी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। ये रिक्वेस्ट मैं भी करांगा कि नईम साहब, जिस तरह मैं पहले कहा कि मैं बहुत अज प्राउड फील कर रहा वा, ये साडे वो सीनियर्स ने, जर्नलिस्ट ने, और बड़ी खिदमात ने, बल्कि जिन्हें लेजेंड्स की असी गल करने आ, खुशकिस्मती है कि ये साडे सिरां दे उत्ते अजे भी मौजूद ने, सानू इन्हां दी शफकत दी, मुहब्बत दी बहुत ज़्यादा बड़ी अशत जरूरत है, तो ये सरमाया ने, इन्हों बस सिक्योर रखो, इन्हां दी खिदमत करो, भावें गौरमेंट खिदमत करे, असी लोग करिए, फनकार बरादरी करे, ये इस तज़ीम दे और मुहब्बत दे लायक ने, ये उस मुकाम ते अल्लाह, ये मुकाम अल्लाह पाक ने इन्होंने दिता, और इन्हों दी बहुत ज़्यादा खिदमत है, बहुत ज़्यादा खिदमत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।